परिचय। प्रिय दोस्तों, आपने निश्चित रूप से किसानों को धान के खेतों में काम करते देखा होगा। वो पूरे दिन लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें पूरे उत्साह के साथ अपना कार्य करने के लिए ऐसी ऊर्जा कहां से मिलती है? वास्तव में हमारी ही तरह वे भी यह ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त करते हैं जो वो खाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दैनिक गतिविधियों को करने के लिए हमारे शरीर हेतु भोजन ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हम अपना भोजन पौधों और पशुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन का उत्पादन व्यापक स्तर पर करना होता है। इस पाठ में हम फसल उत्पादन और आहार वितरण के लिए प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। फसलों को मौसम के आधार पर श्रेणीबद्ध करना, जिस मौसम में वे उगती हैं। जुताई में उपयोग होने वाले औजारों को सूचीबद्ध करना। खाद और उर्वरकों के फायदों को सूचीबद्ध करना। सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन करना। खरपतवार और खरपतवारनाशी को परिभाषित करना। फसल की कटाई और संग्रहण का वर्णन करना। पशुपालन का उल्लेख करना। फसलों के प्रकार। दोस्तों, क्या आपने मूंगफली के पौधे को देखा है? क्या हम इसे फसल कह सकते हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते। क्या आप इस वास्तविकता को जानते हैं कि जब समान प्रकार के पौधे व्यापक स्तर पर विकसित किए जाते हैं तो इसे फसल कहा जाता है। यदि आप गर्मी के मौसम में मटर का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप इसके पीछे के कारण को जानते हैं? भारत में फसलों को उनके बढ़ने वाले मौसम के आधार पर व्यापक स्तर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात रबी और खरीफ फसलें। रबी फसल आमतौर पर जाड़े के मौसम यानी अक्टूबर से मार्च में विकसित होती है। गेहूं, चना और मटर रबी फसल के उदाहरण हैं। खरीफ फसलों की बुआई आमतौर पर वर्षा ऋतु अर्थात जून से सितंबर के बीच की जाती है। धान, मकई, मूंगफली आदि खरीफ फसल के कुछ आम उदाहरण हैं। अनाजों को पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं, जिनको कृषि कार्य कहा जाता है। आइए इनके बारे में विस्तार से एक एक कर जानते हैं। कृषि औजार। प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसान किस प्रकार एक बड़े से खेत में फसल उगाते हैं? उनकी पहली आवश्यकता क्या होती है? सबसे पहले वे फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करते हैं। इसके लिए वे मिट्टी की खुदाई करते हैं और उसे ढीला करते हैं। मिट्टी में मौजूद रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म कीटाणुओं को विकसित करने में ढीली मिट्टी सहायता करती है। ये जीव किसानों के मित्र भी कहे जाते हैं। ये मिट्टी में खाद को बढ़ाते हैं। मिट्टी को खोदना और ढीला करना पोषक मिट्टी को ऊपर ले आता है। ये पोषक तब पौधों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अब इस किसान को देखिए, ये खेत की जुताई कर रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, ये हल लकड़ी का बना हुआ है। आइए इसकी संरचना देखते हैं। इसमें एक मजबूत त्रिकोणीय लोहे की पत्ती लगी हुई है, जिसे हल का फाल कहा जाता है, और हल का मुख्य भाग लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहा जाता है।
खेती में उपयोग किया जाने वाला एक अन्य उपकरण कुदाल है। इसका उपयोग आमतौर पर खरपतवार को निकालने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी का एक लंबा डंडा लगा होता है और इसमें मजबूत, चौड़ी, मुड़ी हुई लोहे की प्लेट लगी होती है जो ब्लेड के समान कार्य करती है। आप में से अधिकांश ने खेतों में ट्रैक्टर जरूर देखा होगा। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा की जाती है, जो मेहनत और समय दोनों की बचत करता है। बुआई। एक बार जब जुताई समाप्त हो जाती है तो अगला चरण बुआई का है। बुआई से पहले किसान उच्च फसल प्राप्त करने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का चयन करते हैं। क्या आपने कभी अपनी मां को किसी मर्तबान में कुछ बीज डालकर उसमें पानी डालते हुए देखा है? कुछ मिनटों के पश्चात क्या होता है? कुछ बीज तैरने लगते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कुछ क्षतिग्रस्त बीज पानी पर तैरने लगते हैं क्योंकि वे खोखले होते हैं, अतः हल्के हो जाते हैं। वास्तव में ये अच्छे बीज को क्षतिग्रस्त बीज से अलग करने का एक अच्छा तरीका है। आइए अब देखते हैं कि बीज की बुआई के लिए कौन कौन से उपकरण हैं। इस किसान को देखिए, इसके पास बुआई के लिए एक कीप जैसा उपकरण है। जरा गौर से देखें, यह किसान इस उपकरण के साथ क्या कर रहा है? हां, ये कीप में बीज भर रहा है, जिसके जरिए कीप के दूसरे छोर से बीज निकलकर सीधे मिट्टी में गिर रहे हैं। यह एक पारंपरिक विधि है और अत्यंत आसान है। आजकल ट्रैक्टर की सहायता से बुआई के लिए किसान आधुनिक बीज बुआई यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि ये आधुनिक बीज बुआई यंत्र किस प्रकार कार्य करता है। यह समान दूरी और गहराई पर बीज बोता है, जो सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक गया है। यह प्रक्रिया काफी समय और मेहनत की बचत करती है। आत्म मूल्यांकन। दोस्तों, अब समय है कुछ मनोरंजन का। सही उत्तर को जानने के लिए सही या गलत के बटन पर क्लिक करें। खाद। दोस्तों, आइए अब इस पाठ के अगले महत्वपूर्ण विषय पर चलते हैं। मुझे यकीन है कि आपने निश्चित रूप से खाद शब्द कई बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? अच्छा, चलिए देखते हैं। खाद एक जैविक पदार्थ है जो पौधों और पशुओं के अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त की जाती है। इसे बनाने के लिए किसान पौधों और पशुओं के अपशिष्ट को खुले स्थान पर गड्ढों में एकत्रित करते हैं, जहां ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किए जाते हैं। साल दर साल बार बार फसलों की खेती के कारण मिट्टी की उर्वरक शक्ति और पोषक तत्व कम होने लगते हैं। इसलिए किसान मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खेत में खाद डालते हैं। यह प्रक्रिया खाद डालना कहलाती है। अब जैव खाद के कुछ प्रमुख लाभ को देखते हैं। खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। यह मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, जिसके कारण गैस विनिमय आसान हो जाता है। यह मिट्टी की संरचना को विकसित करती है। यह स्वस्थ फसल के लिए अनिवार्य मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ाती है। उर्वरक। खाद की भांति उर्वरक भी मिट्टी के खोए हुए पोषक तत्वों और खनिजों की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं। उर्वरक ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रेट जैसे खनिजों को मिट्टी में मिलाने के लिए किया जाता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। उर्वरकों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश और एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि।
उर्वरकों का उपयोग फसल की उपज को बढ़ाता है। हालांकि उर्वरकों के उपयोग की कुछ हानियां भी हैं। उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को कम उपजाऊ बनाता है और ये जल प्रदूषण के स्रोत भी हैं। अब आप इस तालिका में उर्वरक और खाद में अंतर देख सकते हैं। फसल चक्रण। अब तक हमने खाद और उर्वरक तथा उनके उपयोगों के बारे में जाना। आइए अब मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाली एक अन्य विधि के बारे में जानते हैं। यह फसल चक्रण के नाम से जानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि चावल जैसे अनाज की फसल मिट्टी में उपजाई जाती है? यह मिट्टी से अत्यधिक नाइट्रोजनी क्षार का उपयोग करती है और इसके बाद यदि अन्य अनाज की फसल उसी मिट्टी में उपजाई जाए तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अतः चक्रण के द्वारा किसी फलीदार फसल को अनाज की फसल की उपज के बाद उपजाया जाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ बैक्टीरिया इन फलीदार पौधों की ग्रंथियों की जड़ में मौजूद होते हैं। ये रिजोबियम बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, जो नाइट्रोजन यौगिक बनाने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करते हैं। जब ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। अतः फलीदार पौधों का रोपण मिट्टी को प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान करता है और जब कोई अनाज इस मिट्टी में उपजाया जाता है तो अनाज उत्पादन बढ़ जाता है। आत्म मूल्यांकन। सही विकल्प पर क्लिक करें। सिंचाई और इसके स्रोत। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी सजीवों के लिए जल अत्यंत अनिवार्य है। लेकिन फसल के उत्पादन में इसकी क्या भूमिका है? वास्तव में जल फसल के लिए आवश्यक है, क्योंकि सूखी परिस्थितियों में बीज का अंकुरण नहीं हो सकता। जल पौधे की जड़ों द्वारा सूखा जाता है और इसके साथ साथ खनिज और उर्वरक भी सूख लिए जाते हैं। इसलिए खेतों में फसलों में पानी डालना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय और आवृत्ति मिट्टी दर मिट्टी, फसल दर फसल और मौसम दर मौसम परिवर्तित होती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं? जी हां, ट्यूबवेल, तालाब, झील, नदियां, डैम और कैनाल सिंचाई के कुछ मुख्य स्रोत हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां। आइए अब सिंचाई की आधुनिक विधियों को जानते हैं। फव्वारा प्रणाली। यह प्रणाली ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए काफी उपयोगी है, जहां पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता। इस प्रणाली में लंबवत पाइप, जिसमें शीर्ष पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, मुख्य पाइपलाइन से नियमित अंतराल पर जोड़े जाते हैं। जब पंप की सहायता से दबाव में मुख्य पाइपलाइन के माध्यम से जल को प्रवाहित होने दिया जाता है तो यह घूमने वाले नोजल से निकलता है और इस प्रकार फसल पर पड़ता है जैसे वर्षा हो रही हो। अगली प्रणाली रिसाव प्रणाली है। इस प्रणाली में जल बूंद बूंद कर सीधा जड़ों में गिरता रहता है। यह फल के पौधों, बगीचों और पेड़ों में जल डालने का उत्तम तरीका है। हम देख सकते हैं कि जल जरा सा भी बर्बाद नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां पानी की उपलब्धता कम है। फसल की कटाई। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं जब फसल पक जाती है तो किसान क्या करता है? हां, वो फसल को काटता है। यह प्रक्रिया कटाई कहलाती है और यह महत्वपूर्ण कार्य है। आइए अब जानते हैं कि कटाई कैसे की जाती है। कटाई की प्रक्रिया में फसल को निकाला जाता है या दरांती अथवा कटाई मशीन का उपयोग कर जमीन के निकट से काटा जाता है। इसके बाद अनाज के बीजों को भूसे से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को गाहना या भूसे से अलग करना कहते हैं।
यह एक मशीन की सहायता से किया जाता है जिसे कंबाइन कहते हैं, जो वास्तव में एक जुड़ी हुई कटाई और कहाई की मशीन है। फसल का भंडारण। एक बार कटाई हो जाने के बाद फसल को बड़े भंडार में संग्रहण किया जाता है। हमें फसल को संग्रहण करते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यदि कटे हुए अनाज को बिना सुखाए संग्रहण कर दिया जाए तो वे बर्बाद हो सकते हैं या इन पर सूक्ष्म जीव आक्रमण कर सकते हैं। अतः वे अपनी अंकुरण की क्षमता खो देंगे। इसलिए अनाज में मौजूद नमी को कम करने के लिए उन्हें सूर्य के प्रकाश में भली भांति सुखाया जाना चाहिए। क्या आप इस तथ्य को जानते हैं कि किसान अनाज को पतसन के झोले या धात्विक डब्बों में संग्रहित करते हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर अनाज के संग्रहण के लिए बुखारी और अन्य भंडार का उपयोग करते हैं। आमतौर पर लोग अनाज के संग्रहण के लिए लोहे के ड्रम में सुखाए हुए नीम के पत्ते भी रखते हैं, क्योंकि ये पत्ते अनाज को कीटों व सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं। पशुपालन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पशु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कई लोग मछली का सेवन उनके आहार के मुख्य भाग के रूप में करते हैं। आपको यहां जानकर हैरानी होगी कि फसल उत्पादन प्रक्रिया के समान ही पशुओं का पालन भी घर या बाड़ी में किया जाता है। उनको उचित आहार, आश्रय और देखभाल प्रदान की जाती है ताकि वे हमें खाने के लिए स्वस्थ पदार्थ प्रदान कर सकें। यह प्रक्रिया पशुपालन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पशुपालन का अर्थ है व्यापक स्तर पर पशुधन का पालन और पोषण। आत्म मूल्यांकन। अब ये समय कुछ मनोरंजन का है। सही विकल्प को उठाकर उपयुक्त स्थान पर रखें। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भारत में व्यापक स्तर पर अनाज जिन मौसमों में उपजते हैं उसके आधार पर इन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, रबी और खरीफ। फसल को उचित समय अंतराल पर जलापूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। मानवीय रूप से या मशीनों द्वारा पकी हुई फसलों को काटना कटाई कहलाता है। अनाज को उसके भूसे से अलग करना गहाई कहलाता है। अनाज को कीट और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए अनाज का उचित संग्रहण अनिवार्य है।